साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। साथियों आज हम यहाँ पर मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही विशेष तौर से आज हम शैशवावस्था की विशेषताओं पर नज़र डालेंगे और शैशवावस्था अधिगम की आदर्श व्यवस्था। यहाँ पर शैशवावस्था के जो लक्षण हैं उन पर चर्चा करते हुए उनके लिए एक शिक्षक होने के नाते हम उनके अधिगम के लिए कैसे एक आदर्श व्यवस्था बना सकते हैं, उनके अधिगम की आदर्श व्यवस्था कैसे हम अपने विद्यालय में रख सकते हैं, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। साथियों मानव विकास या बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में जानकारी रखना शिक्षक के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आज का जो दौर है वो बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का दौर है। यहाँ पर जो भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित जो भी क्रियाकलाप, जो भी एक्टिविटीज होती हैं विद्यालय में, वो सब चीजें, वो सभी एक्टिविटीज, वो सभी क्रियाकलाप बालक को ही केंद्र बिंदु में रख के कराई जाती हैं। और अच्छे ढंग से एक शिक्षक को अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छे से चलाना है और सफलतापूर्वक इसको संपादित करना है कक्षा में, तो बालक के बारे में जानकारी रखना शिक्षक के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम जितनी भी प्रकार की टीचिंग लर्निंग से संबंधित जो भी शिक्षक एक्टिविटी करता है, वह चाहे पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ, वह चाहे परीक्षाएं आयोजित कराना हुआ, चाहे वो निदानात्मक शिक्षण हुआ, चाहे वो उपचारात्मक शिक्षण हुआ, या जो भी पाठ्येतर क्रियाएं हैं, जो पाठ्य पुस्तकों से इतर जो क्रियाएं होती हैं, चाहे वो खेल के मैदान में खेल ही क्यों ना बच्चों को एक्टिविटी कराना हुआ, फिजिकल एक्टिविटी, उन सब का जो भी विद्यालय में जो भी क्रियाकलाप आयोजित करते हैं, उन सब में बच्चों को लाने के लिए और उनमें बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले बालकों के बारे में, अपने विद्यार्थियों के बारे में जानकारी करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि किस बालक के अंदर क्या क्षमता है, वो कहाँ आगे बढ़ सकता है, वह उसकी क्षमता का, उसकी कुशलता का और उसके जो भी उसकी विशेषता है उसका सही तरीके से उपयोग अधिगम में, या कह लीजिए उसके जीवन काल में उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है जानना बहुत जरूरी है एक शिक्षक के लिए। तभी जब हम उसको प्रॉपरली उसके बारे में हम जानेंगे, तभी हम उसके लिए एक ऐसे अच्छे शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं और तभी उसको हम अच्छे से सिखा सकते हैं कोई भी चीज़। तो इस तरीके से हमें मानव विकास की अवस्थाओं या बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर साथियों मानव विकास की जो सामान्य अवस्थाएं यानी जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले लिखा गया है। बाल विकास की अवस्थाओं में, मानव विकास की अवस्थाओं में ये 5 चरण पहले हमने बताया है। इसमें बाल विकास का जो पहला चरण है वो गर्भावस्था है, पेरेंटल स्टेज है, इसको पेरेंटल स्टेज कहते हैं। यह अवस्था जन्म के पूर्व की अवस्था है। यह गर्भाधान से लेके और जन्म के पूर्व तक की अवस्था होती है। बच्चा माँ के पेट में होता है, यहाँ पर जो है माँ के पेट में इसको होता है, तो ये पेरेंटल स्टेज कहलाता है, इसको गर्भावस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था जो है वो है शैशवावस्था, दूसरी अवस्था है शैशवावस्था ये। और तीसरी अवस्था जो है बाल्यावस्था, चौथी अवस्था किशोरावस्था और 5वीं अवस्था प्रौढ़ावस्था। इस तरीके से ये 5 अवस्थाएं मानव विकास की बताई गई हैं। जो एक जनरल क्लासिफिकेशन है, एक सामान्य जो वर्गीकरण है वो है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था। इस तरीके से 5 अवस्थाएं जनरल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने ढंग से मानव विकास को क्लासीफाई करने का या उसको विभिन्न स्टेप्स में डिवाइड करने का प्रयास किया है। यहाँ पर सेले के अनुसार मानव विकास की 3 अवस्थाएं हैं। उन्होंने बताया कि पहली अवस्था शैशवावस्था, जिसकी आयु उन्होंने 1 से 5 वर्ष बताई है। दूसरी अवस्था को बाल्यावस्था, जिसकी आयु 6 से 12 वर्ष इन्होंने बताया है। और तीसरी अवस्था जिसको किशोरावस्था इन्होंने कहा है, उसकी आयु 12 से 18 वर्ष इन्होंने बताया है। इसके बाद रॉस के अनुसार, रॉस ने कैसे मानव विकास की अवस्थाओं को
क्लासीफाई किया है। इन्होंने इसमें पहली अवस्था शैशवावस्था बताया है, लेकिन आयु इन्होंने कम बताई है, 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष आयु बताई है शैशवावस्था के अंतर्गत। तो यहाँ पर शैशवावस्था के अंतर्गत 1 से लेकर 3 वर्ष तक की आयु रॉस ने बताया है। और उसके बाद इन्होंने दूसरी अवस्था आरंभिक बाल्यावस्था या इसी को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, इसकी आयु इन्होंने 3 से लेकर 6 वर्ष बताया है। इन्होंने इसकी आयु 3 से लेकर 6 वर्ष बताया है। तीसरी जो अवस्था है वो उत्तर बाल्यावस्था है। उत्तर बाल्यावस्था की आयु इन्होंने क्या बताया है, 6 से लेकर के 12 वर्ष बताया है। 6 से लेकर के 12 वर्ष बताया है। चौथी अवस्था को किशोरावस्था कहा इन्होंने, वो जो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष इसकी आयु बताया इन्होंने। तो इस प्रकार से रॉस ने 4 अवस्थाएं बताई हैं और शेले ने 3 अवस्थाएं बताया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, ये 3 अवस्थाएं शेले के अनुसार, और ये 4 अवस्थाएं शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था इसी को कहते हैं, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, ये 4 अवस्थाएं जो है ये रॉस ने बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है हरलॉक का। हरलॉक के अनुसार ये मानव विकास की अवस्थाएं दी गई हैं। इसमें सबसे पहले इन्होंने देखिए इन दोनों वर्गीकरण में आपने गर्भावस्था को नहीं देखा यहाँ पर, बल्कि ऊपर जो सामान्य वर्गीकरण है इस पर हमने यहाँ लिखा है कि मानव विकास की पहली अवस्था गर्भावस्था। कभी भी ये प्रश्न आ जाए कि मानव विकास की पहली अवस्था का नाम बताएं, तो आपका उत्तर होगा गर्भावस्था। गर्भावस्था मानव विकास की पहली अवस्था होती है। यहाँ हरलॉक ने एक्सेप्ट किया है कि गर्भावस्था यानी जन्म से पूर्व की अवस्था मानव विकास के विकास का पहला चरण होता है। दूसरी अवस्था को इन्होंने प्रारंभिक शैशवावस्था बताया है। यहाँ से प्रश्न बनता है, दूसरी अवस्था को उन्होंने प्रारंभिक शैशवावस्था बताया है। उसका काल क्या है, वो जन्म से लेकर के 14 दिन है। इसका समय क्या है, जन्म से लेकर के 14 दिन। उसके बाद तीसरी अवस्था इन्होंने उत्तर शैशवावस्था बताया है। उत्तर शैशवावस्था इन्होंने 14 दिन से लेकर के 2 वर्ष, 14 दिन से लेकर के 2 वर्ष इन्होंने उत्तर शैशवावस्था बताया है। उसके बाद बाल्यावस्था इन्होंने 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष बताया है। हरलॉक ने 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष बाल्यावस्था बताया है। इन्होंने किशोरावस्था को 3 भागों में बांट दिया। आप जानते हैं कि किशोरावस्था लगभग 11-12 वर्ष, 11 या 12 वर्ष से मानी जाती है। तो यहाँ पर 11 वर्ष से इन्होंने प्रारंभिक किशोरावस्था 11 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष बताया है। उसके बाद इन्होंने किशोरावस्था, जो मुख्य किशोरावस्था है, बीच की जो अवस्था है, उसको इन्होंने 13 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष बताया है। 13 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष बताया है। उसके बाद उत्तर किशोरावस्था 17 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष बताया है। अर्थात यहाँ पर 11 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने किशोरावस्था के अंतर्गत रखा है, जिसका इन्होंने सब क्लासिफिकेशन कर दिया है। प्रारंभिक किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं उत्तर किशोरावस्था, इस प्रकार से ये 3 सब क्लासिफिकेशन कर दिया है किशोरावस्था का। यहाँ पर इन्होंने देखिए, वैसे देखा जाए सामान्य तौर पर तो 1 से लेकर के 1 वर्ष से लेकर के यानी जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, 5 से 6 वर्ष तक ये जो है शैशवावस्था होती है। 6 से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था और 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार अपने मत रखे हैं, इनका क्लासिफिकेशन किया है, इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हरलॉक के अनुसार, जो भी मानव विकास की अवस्थाएं हैं रॉस के अनुसार और शेले के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर आज हम शैशवावस्था, क्योंकि मानव विकास की, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक शिक्षक होने के नाते, यानी आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो यहाँ पर गर्भावस्था, क्योंकि यहाँ पर बच्चा आपको नहीं मिलता, ये माँ के पेट में होता है। आपको बच्चा शैशवावस्था से वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, वहाँ से वो पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। इसलिए यहाँ पर एक शिक्षक के लिए इस अवस्था यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था
एवं किशोरावस्था। विद्यालयी शिक्षा में इन 3 अवस्थाओं का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि विद्यालयी शिक्षा में यहाँ पर 3 स्टेजेस से बालक आपको मिलेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था से। तीनों अवस्थाओं का अध्ययन हम करेंगे। तो यहाँ पर आज इन्हीं अवस्थाओं में आज हम पहली अवस्था जो कि है शैशवावस्था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शैशवावस्था को निर्माण काल कहा गया है। निर्माण काल, ये क्योंकि भावी जीवन का निर्माण काल है। यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति बनाता है तो घर के लिए सबसे पहले वो नींव रखता है, नींव बनाता है और नींव को बहुत मजबूत बनाता है, इसलिए क्योंकि उसी पर जो है आपका पूरा मकान जो है वो टिका होता है, उसी पर सारा भार टिका होता है। इस तरीके से शैशवावस्था बालक के जीवन की नींव होती है, आधारशिला होती है। तो इसलिए इसको निर्माण काल कहा गया है, क्योंकि यहाँ बहुत निर्माण होता है, वो चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से निर्माण की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। ये निर्माण काल होता है। शैशवावस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जन्म से 3 वर्ष को शैशव काल, जन्म से 3 वर्ष तक शैशव काल, और 3 से लेकर के 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यकाल। इस तरीके से अपनी सुविधा के लिए इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। जन्म से लेकर के 3 वर्ष शैशव काल, 3 से लेकर के 6 वर्ष पूर्व बाल्यकाल। देखिए पूछा भी जाता है ये कि पूर्व बाल्यकाल की आयु बताइए, तो 3 से लेकर के 6 वर्ष ये पूर्व बाल्यकाल कहा जाता है। तो शैशवावस्था को हम निर्माण काल कहते हैं, क्योंकि ये बालक के जीवन की आधारशिला यहाँ पर रखी जाती है, भावी जीवन की आधारशिला होती है, यहाँ रखी जाती है इस काल में। यहाँ पर हम कुछ लक्षणों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक बालक के क्या लक्षण होते हैं। शैशव जो बालक है उसका क्या लक्षण होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक शिशु का जो है तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, बहुत तीव्रता के साथ, यानी इतनी तीव्रता के साथ जीवन में कभी भी एक बालक का शारीरिक विकास नहीं होता, क्योंकि आप देखते हैं कि बच्चा जन्म के बाद कितनी तेजी से जो है उसके अंदर शारीरिक वृद्धि होती है। तो तीव्र शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है किस अवस्था में, शैशवावस्था में। इस बात का आप सब ध्यान रखेंगे। सीखने में तीव्रता साथियों, यहाँ पर सीखने में बहुत तीव्रता होती है। बालक यहाँ पर विशेष तौर से अनुकरण के माध्यम से सीखता है, अनुकरण के माध्यम से बहुत ज्यादा सीखता है, और हर चीज को जो है वो आसानी से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर दोहराने की कोई भी क्रियाकलाप अगर माता पिता, पीयर्स ग्रुप यानी बच्चे के जो समान आयु के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलते हैं, यानी बच्चों की जो आयु वर्ग के और भी बच्चे होते हैं उनके बीच में, जिनके बीच में बच्चा रहता है, तो इस तरीके से यहाँ पर पीयर्स ग्रुप जो होता है उसके साथ जो है बच्चा जब रहता है तो अपने माता पिता या अपने आयु वर्ग के बच्चों की जो एक्टिविटी होती है उसको दोहराता है, यानी जो भी वातावरण में जो भी क्रियाकलाप उसको दिखेंगे जो परिवार में, तो उसको जो है वो दोहराने का प्रयास करता है कोई भी क्रियाकलाप को। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बच्चों के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। शैशव काल में जिज्ञासा बहुत, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये प्रश्न करता है बच्चा। तो इस तरीके से जिज्ञासा होती है। पर निर्भरता, आप जानते हैं कि शैशवावस्था में बालक जो है वो पर निर्भर होता है, अपने माता पिता पर, अपने परिवार पर निर्भर होता है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से अभी उतना मजबूत नहीं होता, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी। तो इस तरीके से, क्योंकि ये एक दौर होता है जब तीव्र गति से तो विकास हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से जो बालक की निर्भरता होती है वो अपने माता पिता पर होती है। तो यहाँ पर निर्भरता होती है। स्वप्रेम, नार्सिसिज्म होता है। देखिए छोटे बच्चों को अपने शरीर से बहुत प्रेम होता है, अपने शरीर से बहुत प्रेम होता है। तो इसी को अपने शरीर से या अपने आप से प्रेम, आत्म प्रेम की भावना को ही हम नार्सिसिज्म कहते हैं, स्वप्रेम कहते हैं। ये शैशव में बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है। इनका जो व्यवहार होता है शैशव यानी शैशव बालक का, इस तरीके से इनका व्यवहार जो होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जो भी मूल प्रवृत्तियां एक व्यक्ति की बालक की होती हैं, जो मानव की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।
सामाजिक विकास बीज रूप में होता है। सामाजिक विकास जो होता है वो बीज रूप में होता है, यानी सामाजिक विकास यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो जाता है। पूरी तरीके से बच्चा सामाजिक रूप से वो डेवलप नहीं हो जाता है। यहाँ पर बीज रूप में होता है, यानी यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से ही बच्चे में सामाजिक विकास की नींव पड़ती है, और वो भी पूर्व बाल्यकाल से। कब से? पूर्व बाल्यकाल से। पूरी तरीके से शैशव जो होता है, यानी छोटा बच्चा अगर कह लिया जाए तो जन्म से 3 वर्ष तक उसके अंदर उतनी सामाजिकता का विकास नहीं होता है। धीरे धीरे होता जरूर है, माता पिता के पास में रह करके, अपने परिवार के संरक्षण में रह करके, लेकिन जो सही तरीके से अगर देखा जाए तो जो सामाजिक जो विकास का जो बीज रूप जो पड़ता है बालक के जीवन में, वो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था में पड़ता है। 3 वर्ष के बाद ही वो सामाजिक विकास, यानी सामाजिक जो गुणों का जो विकास होना संभव होता है, वो वहीं से प्रारंभ होता है। इस तरीके से मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। सामाजिक विकास बीज रूप में यहाँ से शुरू होता है पूर्व बाल्यकाल से। और काम प्रवृत्ति, बच्चों के अंदर काम प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी वो शैशवावस्था में विशेष तौर से, जैसे बच्चे काम प्रवृत्ति की जो का परिलक्षण आप देख सकते हैं, बच्चे अंगूठा बार बार चूसते हैं अपना, और इस तरीके से विभिन्न उनके कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से उनकी काम प्रवृत्ति जो है वो दिखती है। तो इस तरीके से ये शैशवावस्था के कुछ सामान्य लक्षण हैं, आपने इनको देखा। फ्रायड का एक कथन है कि मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। कहने का मतलब ये 4 से 5 वर्ष तक की अवस्था को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं फ्रायड, क्योंकि यही जो है बच्चे का निर्माण काल होता है, यही भावी जीवन की आधारशिला यहीं पर रखी जाती है बच्चे के जीवन की। तो इसलिए शैशव जो है, शैशव काल, यानी ये काल जो है बालक के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। इस कथन को आप सब याद रखेंगे। देखिए एक चीज और याद रखना, 3 वर्षों में सार्थक शब्दों का प्रयोग करना बच्चा सीख जाता है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। 3 वर्षों में बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। यहाँ पर वेलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। इसको सीखने का, अधिगम का अनोखा काल इन्होंने कहा है कि बच्चा यहाँ पर जितनी अच्छे ढंग से सीखता है उतना आगे ये जो है बहुत ही अच्छा काल होता है, ये समय होता है। आगे सीखता तो जरूर है लेकिन बहुत तेजी से यहाँ पर सीखता है, इसलिए इसको सीखने का अनोखा काल कहा गया है। वेलेंटाइन ने कहा है सीखने का अनोखा काल है शैशवावस्था। शैशवावस्था के लिए अब देखिए हमने अध्ययन तो कर लिया कि शैशवावस्था के लक्षण क्या होते हैं एक बालक के अंदर, तो शैशवावस्था के इन लक्षणों को हमने देखा। अब इन लक्षणों को हम देख करके हम अधिगम के लिए एक शिक्षक होकर के कैसे आदर्श व्यवस्था बच्चे के लिए हम बना सकते हैं, कैसे हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या चीजें हम वहां से इन चीजों का अध्ययन करके हम क्या सुधार कर सकते हैं बच्चों के जीवन में। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बच्चा अनुकरण से सीखता है। एक शैशव जो है यानी जन्म के बाद से और लगभग 6 वर्ष तक का जो बालक होगा वो अनुकरण से काफी कुछ सीखता है। तो अनुकरण से अगर सीखता है तो हमें उचित वातावरण का निर्माण करना होगा, क्योंकि जब बच्चा अनुकरण से सीख रहा है उसके अंदर अभी उतनी सूझ नहीं विकसित हुई है, तो हमें उचित वातावरण का निर्माण करना होगा। हम एक शिक्षक होने के नाते हम सब को जो है अपने विद्यालय में, अपनी कक्षा में उचित वातावरण का निर्माण करना होगा। और साथ ही हमने बताया कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक, माता पिता और पीयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर इन सबको भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे के लिए हम उचित वातावरण का निर्माण करें, ताकि बच्चों के अंदर अच्छी आदतें विकसित हों, अच्छी जो एक्टिविटीज बच्चे करते हैं जो अपेक्षित हो समाज के द्वारा, वो एक्टिविटीज बच्चे करें और अच्छी तरीके से उनमें आदतों का विकास हो। तो इस तरीके से हमें उचित वातावरण का निर्माण करना होगा। उचित व्यवहार, वही चीजें फिर से, क्योंकि बच्चा इमिटेशन के द्वारा सीखता है, नकल करके सीखता है, तो हमें उचित व्यवहार करना होगा बच्चे के साथ। हमें उचित व्यवहार करना होगा। देखिए हमें बच्चे के साथ सौम्य व्यवहार करना होगा, हमें बच्चे के साथ लचीला व्यवहार करना होगा, हमें बहुत कठोरता से शैशव बालक के साथ पेश नहीं आना होगा। हमें, हाँ जरूरी है, क्योंकि पुनर्बलन बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी अच्छी आदतों के विकास में
और खराब आदतों के जो है उसको दबाने में। तो पुनर्बलन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो सिद्धांत हैं उसमें पुनर्बलन का ही बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन जो मनोवैज्ञानिकों ने किया, बताया कि पुनर्बलन सीखने में एक प्रकार से जो है वो बहुत ही जो है प्रोत्साहन देता है, यानी वो सीखने को दोगुना बढ़ा देता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो उचित व्यवहार के लिए हमें, अगर बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसी आदत को दिखा रहा है या ऐसी आदत बच्चे के अंदर प्रदर्शित हो रही है जो अच्छी नहीं है सक्सेसों के अंदर, तो उसको हमें नकारात्मक पुनर्बलन, यानी उसको इस तरीके से हमें डांटना नहीं है, ना कोई शारीरिक दंड देना है, बल्कि उसको समझाना है। समझा करके ही नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा उस आदतों को दबाना है जो अच्छी नहीं है, और जो अच्छी आदतें हैं उनको हम सकारात्मक पुनर्बलन दे करके, रिइंफोर्समेंट दे करके उनको हम आगे बढ़ाएंगे, उनको हम प्रमोट करेंगे। तो इस तरीके से उचित व्यवहार करना है। और जिज्ञासा शांति, देखिए बच्चों के अंदर जिज्ञासा, अभी आपने यहाँ देखा कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, तो जिज्ञासा प्रवृत्ति के लिए, जिज्ञासा शांति के लिए हम जो है बच्चों के मन में जो प्रश्न आएंगे उनको हमें टालना नहीं है। शैशव अगर कोई प्रश्न करता है, शैशव काल से जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है शैशव काल की, वैसे तो बच्चा 3 वर्ष के बाद जो है सार्थक शब्दों का प्रयोग करना ही सीखता है। तो ये अपेक्षा की जाती है 3 वर्ष के बाद ही वो आपसे कोई प्रश्न करेगा, तो आप जो है उसके प्रश्नों का आप सही उत्तर दें, उसकी जानकारी को बढ़ाएं, उसके मन में जो भी जिज्ञासा है उसको शांत करें। और खास तौर से जो है, विशेष तौर से हम क्रियाकलापों के माध्यम से जो अपेक्षित हैं उनके माध्यम से, जो क्रियाकलाप उसके माध्यम से हम उसकी जिज्ञासा की शांति करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि वो क्रियाकलापों के माध्यम से एक शिशु अच्छी तरीके से सीखता है। यथार्थ का ज्ञान, हमें शिशुओं को यथार्थ का ज्ञान देना होगा, यथार्थ का ज्ञान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर शिशु बहुत अच्छी तरीके से कल्पना नहीं कर सकता। आपको एक बहुत काल्पनिक चीज बताएंगे, कहानी वगैरह तो आप अच्छे से बताएंगे तो सीख लेगा, तो कहानियों में तो ध्यान लगा सकता है, लेकिन बहुत उच्च स्तर की कहानियां, बहुत उच्च स्तर के थॉट या दर्शन आप उसको बताएंगे तो वो सीखने वाला नहीं है, क्योंकि उसको यथार्थ का ज्ञान, क्योंकि उसका जो व्यवहार है, उसकी जो क्षमता है अभी वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी होती है, इसलिए वहां पर हमें यथार्थ का ही ज्ञान देना होता है। यथार्थ मतलब जो भी सामने दिख रहा है, जो प्रकृति में रह करके जो भी चीजें, जो सराउंडिंग, जो वातावरण में जो भी चीजें दिखती हैं उसका ही ज्ञान हमें देना होगा, जो आसपास की चीजों के बारे में ज्ञान देना होगा विशेष तौर से। तो यहाँ पर हमें उसके बाद अगली जो व्यवस्था हमें करनी है, आत्मनिर्भरता का विकास। हमें बालकों के अंदर आत्मनिर्भरता का विकास करना होगा, क्योंकि ये बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना होगा, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, शुरुआत में तो अपने माता पिता पर भी निर्भर होता है, लेकिन धीरे धीरे वह जैसे जैसे बड़ा होता है वह आत्मनिर्भर स्वयं ही बनता चला जाता है। क्योंकि और इसी तरीके से इन आदतों को हमें और डेवलप करना होगा, बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता का विकास करना होगा। सामाजिक भावना का विकास, देखिए सामाजिक भावना का विकास करना होगा। ये माता पिता, शिक्षक और पीयर्स, यानी बच्चों का जो ग्रुप है, उनके आयु से संबंधित जो बच्चे हैं, इन सब को जो है इसमें सामाजिक भावना के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। सामाजिक भावना में देखिए एक शिशु से क्या अपेक्षा की जाती है, वो ये अपेक्षा की जाती है कि एक शिशु अच्छे से अच्छी आदतें उसमें डेवलप हों, और जैसे एक शिशु जो है सभी का अभिवादन करना, छोटा मोटा यानी छोटे बच्चे से जो शिशु होता है, और अभिवादन करना और सही आदतों का विकास होना और रिश्तों के बारे में जानकारी हुआ, इस तरीके से छोटे छोटे जो भी क्रियाकलाप हैं उनको हम करा करके बच्चों के अंदर जो है सामाजिक भावना का विकास कर सकते हैं। आत्म प्रदर्शन का अवसर, देखिए यहाँ पर इसमें आपने पढ़ा कि स्वप्रेम होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है, तो यहाँ पर आत्म प्रदर्शन का अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं अगर बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो अच्छी क्रियाकलाप है या कोई ऐसी एक्टिविटी जो अच्छी है, जो अच्छी आदतों से संबंधित है, तो वहां पर उसको हमें प्रमोट करना होगा। और साथ ही साथ जो है आत्म प्रदर्शन का अवसर, अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको अपने संरक्षण में उसकी देखभाल करनी है, लेकिन जो कर रहा है उसको हमें वॉच करना है और देखना है कि बच्चा क्या करता है, बस वॉच करना है।
तो इस तरीके से उसको आत्म प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए, जो भी चीजें वो कर रहा है। मानसिक क्रियाओं का अवसर, यानी आत्म प्रदर्शन का अवसर और मानसिक क्रियाओं का अवसर, ये दोनों जो शारीरिक और मानसिक जो भी क्रियाएं बच्चा करता है उसको अपने संरक्षण में, उसको अपनी देखरेख में उसको वॉच करना चाहिए और उसको अवसर मिलना चाहिए कि उन क्रियाओं को अपने आप से वो करे। स्वस्थ आदतों का निर्माण, हमें शिशु के अंदर स्वस्थ आदतों का निर्माण करना होगा। इस तरीके से और मूल प्रवृत्तियों पर का प्रोत्साहन, यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है तो उनको हमें प्रोत्साहित करना होगा। बालक मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना होगा। और साथ ही साथ जो अगला चरण, अगली जो व्यवस्था हमें करनी होगी, खेल खेल के में अधिगम। देखिए छोटे बच्चों के लिए हमें खेल खेल में ही अधिगम कराना होगा। यहाँ पर हम केवल मौखिक रूप से अधिगम अगर कराते हैं तो वह बहुत स्थायी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पर शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से और खेल खेल में अगर कुछ सिखाना होता है तो वो जो है ज्यादा अस्थायी अधिगम होता है। बच्चों में खेल खेल के माध्यम से, खासतौर से शिशु के लिए हम खेल खेल में अधिगम कराना हम लोगों के लिए, एक शिक्षक के लिए ज्यादा जरूरी होता है। अंग संचालन के माध्यम से अधिगम, अंग संचालन के माध्यम से अधिगम। यहाँ पर देखिए बच्चा शारीरिक क्रियाकलाप में ज्यादा एंगेज होता है, छोटा बच्चा, यानी शरीर, देखिए छोटा बच्चा शरीर से काफी फुर्त भी होता है और वह जो है शारीरिक, यानी शारीरिक क्रियाकलापों को करने में ज्यादा रुचि लेता है। तो इस तरीके से अंग संचालन के ही माध्यम से अगर एक शिक्षक उसको अधिगम कराए तो ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा अच्छी तरीके से बच्चा सीख पाएगा। अंत में हम रूसो का एक कथन है आपके सामने रख रहे हैं, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। बालक के हाथ पैर और नेत्र ही उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। देखिए रूसो, महान दार्शनिक रूसो ने कहा है कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इस तरीके से रूसो का भी कथन ये बता रहा है कि यहाँ पर हमें बालकों के, शिशुओं के अनुसार ही शिक्षण करना होगा और उनकी मूल प्रवृत्तियां, उनकी जो आदतें हैं, उनके जो उनका जो शरीर है, उनकी जो क्रियाकलाप हैं, उन सबको हमें वॉच करना होगा और उनको ही केंद्र में रख करके हमें शिशुओं के शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। साथियों आज इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।